आप इवन ये भी कर सकते हैं कि आप अब आज कोई क्या हो गया यार, पेपरों के बाद जो है ना वो मेरा ख्याल है कामी यार, ये इसको भी जरा चेक करवाओ, ये ना कहीं से हिलता है, ये पिछली क्लास में भी हो रहा था। ठीक है, छुप किससे ओके, क्या वजह है यार, इधर से तो मैंने इसको पकड़ा हुआ। हसरत मेरी रही कभी जो है ना स्टूडेंट, जैसे ही मौका मिलता ना, आज के लिए बस इतना काफ़ी है करके। ओके, सो आई थिंक ये पढ़ा तो जा रहा है। सो चलो रीड बॉक्स को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, कहाँ पर है यार ऐसा जॉइंट? हाँ नहीं, वो जॉइंट तो नहीं है, इसके ऊपर कुछ होता है, किसी जगह से कुछ है सही इसको। एनीवे ओके, ठीक है, कुछ चलाने की कोशिश करते हैं। मैं भी इधर से वैसे हो सकता है मैं थोड़ा सा हिल जाता हूँ। ये मैंने क्या दबा दिया है पता नहीं, आई डोंट नो। ये कामरान इसको जरा चेक करवाना यार, ये पिछली वाली क्लास में भी थोड़ा बहुत कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन इसको जरा थॉरोली सही तरह से चेक कराओ, क्योंकि फिर ये क्लास के दरमियान फिर जनरेटर की वजह से शायद हो रहा हो, लेकिन इसका मसला जो है वो फिक्स करवा दो। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको कट करके दोबारा वो ये जो छोटी सी है ना अगले वाले पे आ जाओ। ओके, सो ओके, सो अगर आप मतलब अगर आपने सिर्फ एक फाइल को प्रिंट करवाना हो, ठीक है, तो आप पूरे का पूरा बफर भी रीड कर सकते हैं यूजिंग रीड बफ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये पूरे को बफर को उठाएगा और वो सिंपल सी आउट के ऊपर फेंक देगा, और मतलब ये यानी कि इसके साथ कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनमें से एक रीड बफ भी है जो कि ये काम कर देगा। सो मैं रीड बफ से अगर चला दूं आ जाएगा खुद ही। ठीक है, सो रीड बफ को अगर मैं चला दूं तो स्टिल ये पूरी फाइल जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, पूरे फाइल का कंटेंट उठा के एज अ बफर रीड हुआ और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। ओके, अच्छा, यहां पर जो मैं नेक्स्ट चीज करना चाह रहा हूं, जो कि मैं फाइल के हिसाब से काइंड ऑफ आखिरी चीज है, आखिरी तो नहीं लेकिन मतलब बाकी उसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो ये है कि ये जो हम फाइल में लिखवा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, ये लिखा जा रहा है एज अ टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि ये फाइल के अंदर लिखा हुआ है, और लेट्स से कि ये लास्ट हमने जो फाइल लिखवाई थी वो ये थी कि टाइम इज अ ग्रेट टीचर बट अनफॉर्चुनेटली इट किल्स ऑल इट्स पीपल्स। ठीक है, सो यासिर इज अ ग्रेट टीचर बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्स ऑल हिज सो नहीं, हाफ ऑफ हिज पीपल्स। ओके, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि फेल या पास करना जो है ना वो मेरे इख्तियार में नहीं है। मेरे इख्तियार में जो आपने पेपर दिया होगा उसको चेक करना, अगर वो अच्छा हुआ तो वो आप पास हो जाएंगे, अगर वो बुरा हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। ओके, अच्छा ठीक है, इस पर भी डिस्कशन नहीं करते। अच्छा, अब ये एक्चुअल में डिस्क पर कैसे लिखा हुआ है, ये जो पूरी हमारा लिखा हुआ है पैराग्राफ, वो ऐसे लिखा हुआ है कि टी का कोई एस्की कोड है जो कर लिखा गया है, फिर आई का एस्की कोड है, फिर एम का है, फिर ई का है, फिर स्पेस का, एंड सो ऑन। इवन अगर मैंने कोई नंबर्स भी इसके अंदर लिखे होते तो उन नंबर्स का एस्की कोड पीछे लिखा जाता। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं चाहूं तो इस जगह पर मुझे कहीं पे लेट मी सी, सॉरी, ओके,
सो असल में जो लिखा हुआ है ना वो ये है, ठीक है। सबसे पहले 54 है, फिर 69 है, फिर तो ये एक एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो जो बनेगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो मैंने इसको हेक्स में व्यू किया। अगर मैं हेक्स में ना करूं तो हमें टेक्स्ट की फॉर्म में इस तरह से नजर आता है। अच्छा, अब इनको हम कहते हैं टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का जरूरी मतलब नहीं है कि उसकी एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट हो। जो हम कोड लिख रहे होते हैं ये भी असल में इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ही लिखा होता है, ठीक है। जो सीपीपी फाइल होती है हमारी, ये इसी तरह की एक टेक्स्ट फाइल है। सिर्फ ये जो एक्सटेंशन है ना, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रही होती है कि किस सॉफ्टवेयर में आपने इसको ओपन करना है इस चीज को, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो मैं इसी को टेस्ट डॉट सीपीपी लिख देता तो वो इसकी एक्सटेंशन सीपीपी भी हो जाती, ठीक है। जहां पर मैंने फाइल खोली थी वहां पर अगर मैं टेस्ट डॉट टेक्स्ट के बजाय टेस्ट डॉट सीपीपी लिख देता तो ये टेस्ट डॉट सीपीपी बन जानी थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि C++ का कोड लिखा हुआ, ठीक है। ये डॉट सीपीपी तो एक एक्सटेंशन है जो कि सिर्फ बता रही है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि अच्छा इसको अगर खोलना तो ये इस वाले सॉफ्टवेयर के साथ लिंक्ड है। किसी और फाइल को खोला, मैं चाहूं तो इसकी एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ कर दूं तो वो डॉट पीडीएफ के नाम से सेव हो जाएगी, मगर वो पीडीएफ नहीं बन जाएगी, क्योंकि पीडीएफ एक फॉर्मेट है जिसमें आप स्पेसिफिकली कुछ तरतीब से चीजें लिखते हैं। टेक्स्ट सबसे सिंपल फॉर्मेट इस लिहाज से है कि आप उसमें सिंपल जो भी आप लिखवाना चाहते हैं वही टेक्स्ट डायरेक्टली उसके ASCII कोड्स लिखते जाते हैं और वो लिखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि मैंने जो डाटा सेव करना था वो कोई नंबर्स थे, ठीक है, और मैंने लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नंबर सेव करने थे, ठीक है। तो नंबर सेव करने के लिए ये इतना कोई अच्छा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें जो नंबर सेव करने थे वो बड़े बड़े नंबर थे। लेट्स से जो भी लेट्स से मैंने नंबर सेव करना था 3.14159 एंड सो ऑन, ठीक है। कोई 10 डिजिट्स तक का नंबर था, ठीक है। तो अब ये कैसे सेव होगा? ये सेव होगा 3 का अलग ASCII कोड सेव होगा, पॉइंट का अलग ASCII कोड सेव होगा, 1 अलग सेव होगा, 4 अलग सेव होगा। तो जरा सा बड़ा नंबर जब हो जाता है ना तो ये, और एक नंबर जो है ना ये 1 बाइट कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। एक कैरेक्टर एक ASCII कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये 1 बाइट नॉर्मली कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। अनलेस कि वो उर्दू का कैरेक्टर है या किसी और लैंग्वेज का, तो उसमें बाज़ का वो 1 से ज़्यादा बाइट्स भी कंज्यूम कर रहा होता है। लेकिन नॉर्मली जो आपके इंग्लिश के ASCII कोड वाले कैरेक्टर हैं वो 1 बाइट कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ज़रा बड़ा नंबर 1 सेव करना था तो मैं अगर उसको एज अ फ्लोट या डबल डिक्लेयर किया होता, ठीक है। तो डबल का क्या मतलब था? डबल का मतलब था कि असल में वो मेमोरी में 8 बाइट्स में यानी 64 बिट्स में, लेकिन अगर ये लेट से 15 कैरेक्टर्स तक एक्सटेंड होता है तो ये 15 × 8 बन जाएगा, ना कि 8 बिट, क्योंकि ये एज अ डबल नहीं इसने सेव किया हुआ, इसने हर कैरेक्टर को अलग अलग स्टोर किया हुआ जब आप टेक्स्ट फाइल में लिखें, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक। इंटीजर में अगर मैंने कोई रखा होता तो वो 32 बिट लेता है, ठीक है, मेमोरी की। लेकिन अगर कोई इंटीजर बड़ा सा मैंने लिख दिया है, ठीक है, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स से ये है, ठीक है, मेरा एक नंबर। तो जब मैं इसको फाइल में इस तरह से लिखवाऊंगा तो क्या मसला बनेगा कि ये जो 1 है ये भी 1 बाइट लेगा, 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 ये भी 1 बाइट, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह मैंने बहुत सारे इंटीजर सेव करवाने हैं, ठीक है, तो बजाय ये कि वो इंटीजर असल में 4 बाइट्स लेता, ये बहुत सारी बाइट्स लेना शुरू किया। तो जब आपने ज्यादा डाटा सेव करवाना होता है ना, स्पेशली नंबर्स, ठीक है, तो तब आपका टेक्स्ट फाइल जो है ना वो इतनी ऑप्टिमल नहीं होती, वो ज्यादा साइज ले रही होती है। उसके बजाय फिर हम चाहते हैं कि जो इंटीजर था वो उसी तरह से मेमोरी में भी सेव हो, उसी तरह फाइल में भी सेव हो जाए। यानी कि अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है तो मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो 32 बिट में ये एक नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो वो वाला नंबर एज इज सेव हो जाए डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो जब आप उसको एज इज सेव करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट फाइल में लिखने का फायदा यह है कि आप उसको खोलेंगे आपको नजर आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। जब आप उसको
अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा होगा तो आपको इधर 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में अगर लिखा हुआ। लेकिन अगर मैंने उसको एज अ नंबर, एज एन इंटीजर सेव करवा दिया अगर, तो अब वो 4 बाइट्स में पड़ा हुआ है और आप उसको एक टेक्स्ट एडिटर में खोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है ना, लेकिन उसमें आपके पास स्पेस की बचत होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि अगर मैंने एक बाइनरी में डाटा लिखवाना हो तो वो कैसे लिखवाना, ठीक है। सो बाइनरी डाटा से मुराद है कि आप अगर कोई नंबर है तो उसको एज इज डिस्क में लिखवा दें। ये अगली एग्जांपल आपको जरा सा क्लियर कर दें। सो जो अभी तक हम करते रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल्स के लिए था कि अगर आपने टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा लिखवाना है, अगर आपने किसी इंटीजर को एज ए इंटीजर ही लिखवाना है, किसी करैक्टर को करैक्टर ही लिखवाना है, तो उसके यानी कि जो आपके पास या बफर है उसको एज आ बफर ही पूरा लिखवाना है डिस्क पे, तो उसके लिए हम कहते हैं बाइनरी रीड राइट, ठीक है। तो उसके लिए एक रीड का फंक्शन है रीड करने के लिए, राइट का फंक्शन है राइट करने के लिए, ठीक है। सो अगली एग्जांपल बाइनरी रीड राइट को शो करिए, ठीक है। सो ये बाइनरी रीड राइट की एग्जांपल है और मैं इस फंक्शन में क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन में हमने एक इंटीजर्स की एरे बनाई है, ठीक है, 100 इंटीजर्स की एरे, ठीक। अच्छा, फिर हमने क्या किया है, उस एरे को 0 से लेकर 99 तक इनिशियलाइज करा दिया। पहली लोकेशन पे 0, दूसरी पे 1, तीसरी पे 2। तो ये लूप तो सिंपल समझ आ रहा है ना कि j इज इक्वल टू 0, j लेस देन मैक्स, j प्लस प्लस, और हर दफा j ही इसके अंदर लिखवा दिया। सो अब आपकी जो एरे थी उसकी 0 वाली लोकेशन पर क्या लिखा गया, 0, 1 वाली पे 1 लिखा गया, 2 पे 2, करते करते 99 नंबर वाली लोकेशन पे 99 लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीका था कि मैं इनको टेक्स्ट के फॉर्म में लिखवा दूं फाइल में, अगर मैंने इंटीजर्स को सेव करना है तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या कर सकता था, एक लूप लगाऊं और OS स्ट्रीम की एक ऑब्जेक्ट बनाऊं और उस पर जिस तरह सी आउट करवा रहे थे उस तरह स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू लिखवाता जाऊं और एक एक स्पेस डालता जाऊं तो वो मेरे पास सारे लिखे जाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको पूरा पूरा इंटीजर लिखवा दूं, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपने बाइनरी के तरह लिखवाना होता है ना, तब आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना OS स्ट्रीम टाइप की, तो उसके साथ ये वाला फ्लैग पास करते हैं, ठीक है। ये एक बिट हम सेट करते हैं कि इसको बाइनरी मोड में ओपन करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसको बाइनरी मोड में ओपन करना है। मैं इस पर टेक्स्ट की तरह नहीं लिखवाना चाह रहा, मैं इसमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखवा। तो अब मैंने क्या लिखा हुआ है, iOS 2 ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाइनरी, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आप इसी तरह याद कर लें, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की नेम स्पेस में बाइनरी का फ्लैग सेट कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह जब आप ओपन करेंगे इसका आप बाइनरी के तौर पर लिखवाना चाहते हैं। जब आप बाइनरी के तौर पर लिखवाना चाहते हैं, अगेन रीड और राइट जो है ना वो मतलब कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल। आपने जब राइट करना होता है आप इस ऑब्जेक्ट का राइट फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने क्या नीचे किया है, OS डॉट राइट, ठीक है। और जब आपने फाइल बंद करनी होती है तो आप OS डॉट क्लोज। अच्छा, अभी तक हमने जितनी दफा भी फाइल बनाई है हमने उसको क्लोज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाती है ना तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। इस एग्जांपल में हम इस पे राइट भी करवाना चाह रहे हैं और उसके बाद उसको रीड भी करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक्सप्लिसिटली खुद क्लोज किया, ठीक है। सो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉट क्लोज करें तो इसका मतलब फाइल क्लोज होगी। अब आप इस पर दोबारा ये राइट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये जो राइट किया है इसमें हमने क्या किया, इसका सिंटेक्स जरा आप देख लें, ठीक है। हमने राइट तो सिंपल OS डॉट राइट जिस तरह मेंबर फंक्शन कॉल करते हैं उस तरह हमने मेंबर फंक्शन कॉल कर लिया, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, हमने कहा कि जो बफर है ना आपका, ठीक है, उसको आप करैक्टर स्टैरिक जो लिखा हुआ ना, ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे कि करैक्टर पॉइंटर में टाइप कास्ट करते हैं, ठीक है। पॉइंटर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इस वाले सिंटेक्स को सिंपल याद रख लें कि इससे आपने इसको कह दिया कि इस बफर को टाइप कास्ट कर लो, एक दूसरी टाइप में डाल दो, करैक्टर पॉइंटर वाली टाइप, ठीक। और उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कहा कि इसका साइज कितना है वो लिखवा दो, ठीक है। हमारा किस चीज का बफर था, ये इंटीजर्स का बफर था, ठीक है। जब आप राइट यूज कर रहे होते हैं ना तो आप उसमें असल में क्या कर रहे होते हैं, आप उसमें करैक्टर टाइप की चीजें लिखवा रहे होते हैं। अगर करैक्टर का बफर होता तो सीधा सीधा लिखवाते,
अगर आपने इंटीजर या डबल्स या किसी ऐसी चीज का बफर है तो तब आप उसको टाइप कास्ट करेंगे। इस टाइप कास्ट करने से क्या होगा, इस टाइप कास्ट करने से उसको पता चल जाए, ये उसको चेंज कर देगा कि ये जो भी आपका बफर था, ये डबल्स का था तो एक एक में 8-8 आ रहे थे ना करेक्टर। सो अगर ये 100 डबल्स थे तो ये आपके पास 100 × 8 बाइट्स बन जानी थी, ठीक है। सो आपने उसको टाइप कास्ट कर दिया उस टाइप में, और उसके बाद आपने कह दिया मैक्स इंटू साइज ऑफ, क्योंकि इंटीजर की एरे थी तो इंटीजर का साइज आपका 4 होगा, 4 × मैक्स, कि आपने इसको बता दिया कि यहां से बफर शुरू हो रहा है राइट को, ठीक है, और उसको बता दिया कि इतना लंबा बफर है। इसको बताना पड़ता है बाइट्स में, ठीक है। हमें तो हम जब साइज ऑफ करते हैं ना तो हमें बाइट्स में एक एंट्री का साइज बता देगा, उसको मैक्स जो हमारा एरे का साइज था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 की एरे थी, 100 × 4, इसका मतलब है 400 आपके पास आ जाएगा। 400 बाइट्स आपने लिखवानी है। तो अब क्या होगा, अब ये जो मेमोरी में असल में पड़ा हुआ है ना हमारे पास इंटीजर, 4 का एक इंटीजर था, ठीक है, फिर 4 का एक और इंटीजर था, फिर 4 का एक और इंटीजर था। आपने जब इसको इस तरह से पास किया तो वो पूरे का पूरा बफर उठा के एज इज डिस्क के ऊपर लिखवा देगा, ठीक है। जो मेमोरी में जिस तरह से ये एरे पड़ी हुई थी वो उसी तरह पूरी एरे को उठाएगा डिस्क के ऊपर लिखवा देगा। यानी कि अब अगर इधर मेरे पास इंटीजर पड़ा हुआ है लेट्स से 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 जो है ना वो पूरा बाइनरी में कन्वर्ट होकर पड़ा हुआ है। मैं अगर उसको टेक्स्ट फाइल में खोल के देखूंगा तो वो मुझे समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब मैंने वैसे टेक्स्ट फाइल लिखी थी तो उसमें तो लिखा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस तरह अगर लिखूंगा तो ओवरऑल अगर बहुत ज्यादा डाटा होता और बहुत सारे नंबर्स होते तो उसमें जगह कम कंज्यूम हो रही होगी, यानी कि एक्चुअल जो एरे का साइज था उतना एरे का साइज ही कंज्यूम हो रहा है। यहां तक बात समझ आ रही? इसको मैं चला के दिखाता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने राइट करवाया है, इसके बाद हमने रीड भी किया है, ठीक है। लेट से मैं रीड को फिलहाल छोड़ देता हूं, ठीक है। अभी राइट वाले पार्ट को देखते हैं। राइट करूंगा तो फाइल में लिखा जाएगा, तो हम पहले देख लें फाइल में हो क्या रहा है, ठीक है। सो रीड भी चल रहा है, अगर मैं इसको चलूंगा तो ये राइट करके रीड करके मुझे सारे नंबर दिखा रहा है, लेकिन मैं रीड वाले पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूं जो फाइल बन रही है ई डाटा डॉट, हमने इसकी एक्सटेंशन रखी है डैट, ठीक है, क्योंकि ये डाटा बाइनरी फॉर्मेट में बास का बिन रख लेते हैं, कोई भी रख सकते हैं, एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड पे हम उसको बाइनरी मोड में ओपन किया है तो उसमें जो लिखा हुआ है वो बाइनरी में लिखा गया। सो अब मैं अगर इसको देखूं तो आपको यहां पर कुछ नहीं समझ आ रहा कि फाइल में क्या लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन असल में इसके अंदर वही, क्योंकि मैंने अभी रन किया, आपने देखा है रीड भी हमने कर लिया, ठीक है। इसको अगर मैं हेक्स में देखना चाहूं, ठीक है, तो तब मुझे किसी हद तक समझ आएगी। हेक्साडेसिमल नंबर्स आपने शायद पढ़े हो कि वो एफ तक जाते हैं, ठीक है। सो अब आप देखो कि इसमें पहले पड़ा हुआ है 1, फिर पड़ा हुआ है 2, फिर पड़ा हुआ है 3, पहली बाइट छोड़ के उसके बाद आपके पास बेसिकली 4 बाइट्स के अंदर एक पूरा नंबर आ रहा है, ठीक है। तो है असल में उसी तरह पड़ा हुआ, लेकिन अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। ये हेक्स का मतलब है कि ये जो 2 लिखे हुए हैं ना, ये बाइनरी की एक बाइट को रिप्रेजेंट करें, यानी कि ये आपके पास ये जो 1 लिखा हुआ है ना, जैसे 00000001, ये 2 0 लिखे हुए हैं, हर एक जो 0 लिखा है ना उसका मतलब है 4 zeros बाइनरी में, ठीक है। ये जो 02 लिखा हुआ है दिस इज 00000010, ठीक है। तो ये असल में ये जो मेमोरी में जिस तरह से बाइनरी में 10 की फॉर्म में पड़ा था ना, ये इसने बिल्कुल उसी तरह उठाकर फाइल के अंदर लिखवा दिया, ठीक है। तो इस तरह लिखने में आपकी जगह थोड़ी सी सेव हो जाती है, ठीक। ओके, सो मैं इसको वापस, वैसे आप देखेंगे ये हेक्स एडिटर का मैंने प्लगइन इसमें डाला हुआ है, इस वजह से मैं इसको देख सकता हूं इस तरह कि मैं एक्चुअली ये मुझे बाइनरी में क्या पड़ा होगा मैं इससे निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको हेक्स में ना देखूं तो अब ये जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस की कैरेक्टर के आपको 4 0 आ रहे थे, तो वो आपके पास चारों के चारों नल बन गए, ठीक है। फिर वो कोई और कैरेक्टर था, उसको इसने जो भी इधर शो कर दिया, ये आपके पास शो है। सो ये बात समझ आ रही है? ये बात का इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है। हिस्ट्री मुझे ये बताती है, लेकिन ये बेसिकली कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। जब हम टेक्स्ट की फॉर्म में लिखवाते हैं तो हर जो भी आपका कैरेक्टर है ना, वो एज अ कैरेक्टर एस्की कोड उसका लिखा जाता है। जब आप उस फाइल को खोलते हैं आपको लिखा हुआ सब कुछ नजर आता है। जब आप बाइनरी की फॉर्म में लिखवाते हैं तो जैसे मेमोरी में पड़ा था वैसे लिखा जाता है। अब अगर एक इंटीजर है तो वो 4 बाइट्स है,
उन 4 बाइट्स में हो सकता है नल और समथिंग कुछ लिखा हुआ हो और आपको देख के ना समझ आए, लेकिन आप उसको हेक्स में देखेंगे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वही वाला नंबर होगा जो कि आपने लिखवाया है। अभी आपने बाइनरी में कन्वर्जन नहीं पढ़ी कैसे होती है, शायद पूरी तरह इंट्रोड्यूस सीएस के कोर्स में पढ़ी होगी थोड़ी सी, लेकिन लॉजिक डिजाइन में आप जाकर फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि अच्छा कि टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, और फिर आप हो सकता है उससे अगले कोर्स में सिस्टम डिजाइन में जाके पढ़ेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे सेव होते हैं, अभी भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप वो पढ़ लें तो आप एक्चुअली इस हेक्साडेसिमल में लिखी हुई वैल्यू से बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, एक तरीका है कि मैं रीड करके देख लूं, लेकिन आप खुद भी कन्वर्जन ये कर सकते हैं बाय हैंड भी। ठीक, ओके। सो इसके अंदर आगे क्या हो रहा है, आगे हमने इसी फाइल को रीड किया है जो कि मैं पहले छोड़ गया था, यानी कि पहले हमने एक बफर बनाया, उसको राइट करवा दिया, इधर आकर हमने उस बफर को 0 कर दिया, पूरे बफर को। ठीक है, ताकि हम जब रीड करें तो दोबारा इसी बफर में रीड करें, अगर ठीक रीड हुआ तो इस बफर में दोबारा 0 से 99 तक वैल्यूज आएंगी, अगर गलत रीड हुआ तो इसके अंदर वैल्यूज 0 ही होंगी। रीड करने के लिए हमने बिल्कुल iStream की ऑब्जेक्ट बनाई, और रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, रीड करने के लिए आप राइट के बजाय रीड का फंक्शन कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर भी क्योंकि हम इंटीजर मतलब बाय डिफॉल्ट इसको करैक्टर एरे पास होती है। ठीक है, तो अगर आपने उसको इंटीजर में ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको री इंटरप्रेट कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपने क्या किया, अपना बफर जो कि इंटीजर एरे थी, आपने उसको कहा कि ये इसको टाइप कास्ट कर दो करैक्टर एरे में, इसको आप समझें कि ये करैक्टर एरे में टाइप कास्ट कर रहा है। ठीक है, और आपने बता दिया कि कितना पढ़ना है, पढ़ने वाले में कोई फर्क नहीं है, मैक्सिमम इनटू साइज ऑफ इंट ही पढ़ना है। उसके बाद हमने अच्छा अब ये क्या करेगा, इसको हमने कहा है कि यार साइज ऑफ इंट यानी 4 इंटू हमारा जो एरे का साइज था 100, 400 बाइट्स का बफर उठाओ। ठीक है, और उस बफर को इस बफर के अंदर लिखवा दो। डिस्क से इस जो भी फाइल आपने बताई थी इससे 400 बाइट्स का बफर उठाओ, उसको उठाकर इस बफर के अंदर लिखवा दो। तो अब आपका ये पूरे का पूरा बफर रीड हो गया, और अब आप इसको चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहां पर हमने नीचे प्रिंट करवाया हुआ है कि पूरा बफर, अगर वो जे के इक्वल ना आए तो आप एरर दे दो, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो कि डाटा ठीक है। तो हमने इसीलिए जब ये रन किया था तो हमारा सारा डाटा पूरा जो है 0 से लेकर 99 तक करेक्ट आया था, और मतलब यानी हमने पहले राइट करवाया फिर रीड किया और ये उसको पूरा पढ़ लिया। ठीक, तो यहां तक चीज क्लियर होगी। ठीक है, दिस टेक्स अस टू द लास्ट एग्जांपल जो कि मैं इसके अंदर कवर करना चाह रहा हूं, जो कि प्रोबेबली जो सब कुछ अभी तक हमने पढ़ा था वो उसका एक तरह से प्री फेस बन गया, जो आपको फिर प्रोजेक्ट में हेल्प स्पेशली कर रही होगी। ठीक है, आखिरी जो एग्जांपल आज मैं कवर करना चाह रहा हूं वो है कि अगर आप एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, अब आपको ये चीज से समझ आ गई कि आप बाइनरी में रीड राइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सो बाइनरी में रीड राइट करना होता है तो जो भी आपके पास एरे पड़ी हुई है उसको आप टाइप कास्ट कर देते हैं करैक्टर में और राइट का फंक्शन कॉल कर देते हैं, और रीड करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं उस बफर में, लेकिन आप उसको टाइप कास्ट कर देते हैं करैक्टर में और साथ बताते हैं कितनी वैल्यूज रीड करनी है। ठीक है, ओके। सो ये जो अगली एग्जांपल है ना, इसमें हमने ना एक ऊपर क्लास बनाई हुई है पर्सन के नाम से। ठीक है, पर्सन के नाम से जो क्लास बनाई हुई है उसमें हमने 2 चीजें रखी हुई हैं, एक उसका नाम और एक एज। ये मैंने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है, ये आप इसको समझें ये प्राइवेट ही है फिलहाल। ठीक है, इसको आप समझें कि ये प्राइवेट है, जस्ट इग्नोर कि ये प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, सो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में अभी तक जो हमने पढ़ा है कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, गेट डाटा और शो डाटा। गेट डाटा जो है वो नेम और एज ले लेता है, और शो डाटा जो है वो नेम और एज को डिस्प्ले करवा देता है। और मैं जो फंक्शन अभी यूज करना चाह रहा हूं वो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट रीड राइट वाला। ठीक है, सो ये आपकी मल्टीपल ऑब्जेक्ट रीड राइट वाला फंक्शन कॉल करना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा मल्टीपल ऑब्जेक्ट रीड राइट फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन जो है ना एक एक करके यूजर को कहता है कि आप नाम और एज एंटर करते जाओ जब तक यूजर खुद चूज करता रहे कि हाँ भाई मैं एंटर करता जाता हूं, और उसको फाइल के अंदर लिखवा देता है। ठीक है, और उसी को फाइल से फिर रीड करके
डिस्प्ले भी कर देता है। ठीक है, तो ये वाला कोड जो है ना ये बुक से ही उठाया हुआ, तो आप बुक के उस वाले सेक्शन में पढ़ सकते हैं, मैं समझा दूंगा। इसके बाद आप बेसिकली प्रोजेक्ट के लिए अगर लेट से आप वही क्रिकेट का या कोई लाइब्रेरी का डाटाबेस बनाना चाहते हैं, फोन बुक बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल का डाटाबेस बनाना, तो उन सारी चीजों में आप उसका डाटा पूरा फाइल में लिखवा सकेंगे, फाइल से रीड कर सकेंगे, जो बेसिक मकसद है इस पूरी एग्जाम्पल आज कराने का। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है, दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक ये कि एक फाइल ओपन की है group.dat, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने iOS in, iOS out, iOS app और iOS बाइनरी 4 फ्लैग्स आपस में बार लगाई हुई। बार का मतलब होता है और, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैं इस फाइल पर रीड भी करना चाहता हूं, इस पे राइट भी करना चाहता हूं, ठीक है। ये जो इन है ना, इसका मतलब है, आउट का मतलब है मैं इस पर लिखवाना चाहता हूं, इन का मतलब है मैं इससे रीड करना चाहता हूं। ऐप का मतलब है मैं इसको अपेंड करना चाहता हूं। अपेंड करने का मतलब है कि आप उस पे जब राइट करवाएंगे तो आप उसके एंड पे राइट करवाना चाहते हैं, उस पुराने डाटा को डिलीट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अपेंड जब आप कह देते हैं ना, तो इसका मतलब है कि मैं फाइल को के एंड पर लिखवाना चाहता हूं, पुराना वाला कंटेंट उसके अंदर पड़ा रहे। और iOS बाइनरी का मतलब है कि मैं ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये बाइनरी फाइल है, इसमें जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक डू व्हाइल लूप लगाया हुआ है कि जब तक आपको एक पर्सन का डाटा ले, इनपुट गेट डाटा के फंक्शन से इनपुट लें और उसको फाइल में लिखवा दे। फाइल में लिखवाना हमें आता है, कैसे लिखवाते हैं, फाइल का राइट फंक्शन कॉल किया, अगेन कैरेक्टर टाइप में उसको टाइप कास्ट किया और उसके बाद हमने कितने लिखवाना है, हमने कहा कि जो भी पर्सन का साइज है वो लिखवा दो। अब पर्सन का क्या साइज था, पर्सन का साइज था उसके कैरेक्टर एरे का साइज प्लस एक इंटीजर एज के लिए हमने रखा हुआ था। तो कैरेक्टर एरे हमने जितने की भी रखी हुई थी, 80 की रखी हुई थी, तो वो 80 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स इंटीजर की, लेकिन हमें वो खुद याद रखने की जरूरत नहीं है, यूज साइज ऑफ खुद ही उसका साइज निकाल देगा। और हमने कहा कि एक पर्सन फाइल के अंदर लिखवा दो। एक पर्सन उठाया, एंड क्या करता है, एंड उसका एड्रेस निकालता है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जस्ट अगर मैं एंड इधर डाल दूं, इसका मतलब है कि उसका एड्रेस में बाद में बताऊंगा क्या होता है, जस्ट हाँ चलो, जो आप लोगों की फिर बाद में हुआ कुछ ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।